सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। व्हाट्सएप मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दादू, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम सब लोग संविधान के एपिसोड पर हफ्ते में एक बार चर्चा कर रहे हैं। और पिछली बार अनुच्छेद भाग 2 पर हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें नागरिकता पर था। और आज हम भाग 3 पर, जो फंडामेंटल राइट है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, और संविधान की मूलभूत धुरी ही है मौलिक अधिकार, इस पर आज के अगले एपिसोड पर हम सब जुड़ रहे हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े श्यामलाल भार्गव साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, राजेंद्र बंजारे साहब का, और भी कुछ मेहमान आज हमारे साथ नए जुड़ने वाले हैं लेकिन अभी जुड़े नहीं हैं। मैं उन सभी मेहमानों का भी स्वागत करूंगा कार्यक्रम में जुड़ने से पहले। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर संविधान की जो फंडामेंटल राइट है, भाग 3 पर मौलिक अधिकार है, उस पर मैं विस्तार से आज की चर्चा के लिए श्यामलाल भार्गव सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के एपिसोड पर अपनी विचार रखें। श्यामलाल भार्गव सर। जय थैंक यू सर। सबसे पहले आदरणीय मेघराज सिंह साहब, आदरणीय कुर्रे साहब और आदरणीय बंजारे जी और पूरे देश की जनता को जय संविधान। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हमको करना है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार। हालांकि इस विषय पर थोड़ा सा पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा किया था मौलिक अधिकार पर, लेकिन बहुत सी बातें उस पर उस समय छूट गई थी, तो उसको लेते हुए आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार वो अधिकार है, ये सरकार निरंकुश न हो जाए और वो जनता के अधिकारों को हनन न करे, इसलिए मौलिक अधिकार को बनाया गया। कैलिफोर्निया सरकारें अक्सर शक्ति पा करके निरंकुश हो जाया करती हैं, इसलिए सरकार को अंकुश में रखने के लिए मौलिक अधिकार को बनाया गया। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 12 राज्य के बारे में बताता है कि राज्य के लिए क्या क्या जरूरी आंकड़े होना चाहिए, कौन कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये आर्टिकल 12 हमको बताता है। इस पर मैं पिछले एपिसोड में आर्टिकल 12 राज्य के संबंध में, राज्य कैसे बना, क्या क्या होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी होती है, ये सारे विषय पर मैं चर्चा किया था। और आज आर्टिकल 13 से मैं आज की बात शुरू करना चाहता हूँ। आर्टिकल 13 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 13 को जब हम नहीं समझेंगे तो संविधान को नहीं समझ पाएंगे। संविधान को समझने के लिए आर्टिकल बुनियाद है, आर्टिकल 13, क्योंकि ये आर्टिकल जो है कानून के बारे में बताता है। आर्टिकल 13 हमें कानून के बारे में बताता है, कौन कौन से कानून हैं और वो कैसे लागू होंगे। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में वो ना हो, इसलिए इस पर ये बताया जाता है कि कानून क्या क्या हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण संविधान सभा में आर्टिकल 13 को बनाते समय सबसे ज्यादा समय लिया गया था। 38 दिन का समय आर्टिकल 13 को बनाने में लगा था। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है। आर्टिकल 13 कानून के बारे में बताता है। पहले तो आर्टिकल 13 का 1 ये कहता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, प्री लॉ के बारे में बताता है, यानी
26 जनवरी 1950 से पहले के कानून के बारे में आर्टिकल 13(1) हमको बताता है। संविधान लागू होने के पहले भी इस देश में कानून या लॉ चलता था। उस समय अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाया था, 1935 अधिनियम बना हुआ था, वो चलता था। फिर और बहुत से कानून जो संहिता के रूप में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये सारे कानून उस समय चलते थे। और साथ ही साथ उस टाइम पे धार्मिक कानून का बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो धार्मिक कानून भी रूढ़ी और प्रथा के रूप में हमारे देश के अंदर में चलता था। धार्मिक कानून में लोगों के मौलिक अधिकार के ऊपर बहुत उल्लंघन होता था। तो जब संविधान बना और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान का आर्टिकल 13(1) ये कहा गया कि इस संविधान के पहले, माने 26 जनवरी 1950 के पहले से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। ये कहता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इस भाग का मतलब है जो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो इस किस्म से ये जो है मौलिक अधिकार हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं उसको उल्लंघन न करता हो वो कानून चालू होंगे। और जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में जो कानून पहले बने थे और जो देश जिस उस पर जो है चलता था या रूल होते थे, वो कानून सभी के सभी वाइड हो जाएंगे। तो इसको वाइड करने के लिए दो डॉक्ट्रिन बने। एक तो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी क्या है? जैसे कोई कानून बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसका पॉइंट है कानून का किसी विषय पर, और अगर उस कानून में से कोई भी पॉइंट, हेलो आवाज आ रही है भार्गव सर, बोले? हाँ, आवाज आ रहा है ना? आवाज ये तो ये बिल्कुल, हाँ ठीक है। पिक्चर तो गायब हो गया। नहीं कोई बात नहीं, बोले अपनी बात। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आप उसको वीडियो को छू दिए होंगे ना? नहीं नहीं, छुआ नहीं, तो भी ऐसी पता नहीं कैसे हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियर एबिलिटी यानी सेपरेबिलिटी। जैसे छन्नी होता है, गांव देहात में वो छन्नी का उपयोग करते हैं गेहूं और धान का सफाई करने के लिए। तो उसमें एक छन्नी से धान को या गेहूं को रखते हैं और उसको जो है वो छन्नी में ऐसा छान करके जो साफ सुथरा है गेहूं या धान या चावल जो भी है जिसको आप उपयोग कर रहे हैं छन्नी में, तो जो साफ सुथरा है वो साफ सुथरा को अपन इकट्ठा करके उसको रख लेते हैं। और जो ऊपर में जो छन्नी के ऊपर में बच जाता है, जो छनाता नहीं है, उसको एक साइड में रख देते हैं। या तो एक साइड में रख देते हैं या उसको फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कानून में भी होता है। इसको कहते हैं सीवियर एबिलिटी। छन्नी में उसको छन के जाना है। हम ये देखेंगे कि ये जो कानून जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा, जो लॉ बनेगा, प्री लॉ बना है या पोस्ट लॉ बना है, बाद में जो बनेगा 1950 के बाद में, वो लॉ जो है उस पर हम ये छान करके ये देखेंगे कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में तो नहीं है। अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई उसका लाइन है या कोई बिंदु है या कोई पार्ट है,
तो जो पार्ट जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में है वो हमारे छन्नी में से ऊपर आ जाएंगे, और जो मौलिक अधिकार के हक में है वो छन करके वो नीचे जाएंगे। जो नीचे जाएंगे वो तो वैलिड हो जाएंगे, और जो छन करके ऊपर रह जाएंगे वो जो है अनवैलिड हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। तो ये सीवियर एबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। इसी प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो होता है, जैसे शैडो कर देना, छाया कर देना किसी चीज में, जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो एक शैडो हो जाता है, कुछ समय के लिए शैडो हो जाता है, लेकिन बाद में चंद्र ग्रहण छट जाता है, सूर्य ग्रहण छट जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ कानून ऐसे होते हैं कि वो जो है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के बाद में कुछ समय के बाद 5 साल 10 साल 15 साल के बाद में जब जो है ये जरूरत पड़ता है कि नहीं, ये जो पहले जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये प्री लॉ बना था, ये लॉ जो है अब उपयोगी है, तो उसके लिए संशोधन किया जाता है, और संशोधन करके फिर उस लॉ को एक्टिव कर दिया जाता है। तो जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण छट जाता है, उसी प्रकार से वो लॉ जो है पुनः जो है लागू हो जाता है। अब लेकिन उसमें ये टेस्ट किया जाता है कि ये फंडामेंटल राइट के पक्ष में होना चाहिए। तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस आया था। इसमें ए के गोपालन साहब को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था, और ये लॉ पहले का लॉ था, 1947 के आसपास का लॉ था, लेकिन देश में संविधान बना, और संविधान बनने के बाद में इसको उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो मुझे रखा गया है, आज जो 1950 के बाद में जो लॉ है उसके हिसाब से ये अनवैलिड है। तब ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ ये सीवियर एबिलिटी का जो है कॉन्सेप्ट आया। डॉक्ट्रिन ऑफ शैडो, शैडो वाला जो इक्लिप्स वाला जो लॉ है, इसके लिए भी चैलेंज हुआ भीखाजी वर्सेस एएमपी के केस में। ये मोटर व्हीकल एक्ट में आया था, इनका कंपनी था मोटर व्हीकल का, और 1947 में वो कंपनी का जो पहले जो रूल रेगुलेशन था उसको चेंज कर दिया गया। तो जब चेंज करने से उनके बहुत सारे प्रॉपर्टी सीज हो गए, और वो जो है वो व्यापार के क्षेत्र से बाहर हो गया उस कानून के तहत। वो मोटर व्हीकल एक्ट जो उस समय कानून लागू था, जब ये जो भारत का संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 19 के तहत वो व्यापार के क्षेत्र से बाहर हो गया। फिर उन्होंने जो है इसके लिए अपील किया, रीट लगाया, और उस रीट में फिर संविधान में जो आर्टिकल 19(6) में संशोधन किया गया व्यापार में, और फिर वो संशोधन करने से फिर जो है वो कानून पुनः लागू हो गया। तो यहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट आया हमारे देश के अंदर। अब मैं आता हूँ कानून क्या क्या होते हैं। आज देश के अंदर में बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है कानून को नहीं समझने के कारण। मैं देखता हूं आज जो कंट्रोवर्सी चल रहा है प्रथा और रूढ़िवाद के संबंध में, उस बात को कोई बता ही नहीं पा रहा है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। ये जो रूढ़ी और प्रथा जो देश के अंदर में चल रहा है, लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, हम इसके लिए क्यों विरोध कर रहे हैं, इस बात को बताने के लिए आर्टिकल 13 का ये जो 3 का जो क है वो स्पष्ट रूप से कहता है कानून क्या क्या है इस देश के अंदर में, जिससे हम लोग रूल होते हैं। और वो क्या कहता है, आर्टिकल 13 का 3 विधि के बारे में बताता है। तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई
अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा। ये रूढ़ी या प्रथा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये कानून है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देश की जनता को समझना चाहिए, नेताओं को भी समझना चाहिए कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, और इस बात को बताते हुए क्यों विरोध नहीं, वो लोग जिस बात का विरोध कर रहे हैं इस बात को बताते हुए विरोध करते हैं, तो उनका विरोध जो है ज्यादा एक्टिव और प्रभावी होगा। रूढ़ी या प्रथा, संविधान के बनने के पहले 1950 के पहले इस देश में कानून तो था, अंग्रेजों ने बहुत सारा कानून बनाया था, लेकिन उसके साथ साथ रूढ़ी प्रथा से भी हम लोग रूल होते थे। और रूढ़ी प्रथा क्या है? सामाजिक जो हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, जैसे शादियां करते हैं, दशगात्र का कार्यक्रम करते हैं, या जन्मकरण संस्कार करते हैं, ये प्रथाएं हैं, बहुत पुराने जमाने से चलते चलते आ रहा है। साथ ही साथ हम जो है जिस धर्म को मानते हैं, अगर हिंदू जो है गीता को, रामायण को, पुराण को, वेद को मानता है, तो उस पर भी वो रूल होता है, और आज भी हम उस पर रूल हो रहे हैं, उसका शासन हम पर है। इसलिए उस पर अगर कोई कुछ बोलता है तो हमें बहुत तकलीफ होता है, चोट पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी है, ईसाइयों में भी है, उनका धार्मिक जो है प्रथाएं हैं, धार्मिक किताबें हैं, उस पर वो रूल होते हैं। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान ने साफ तौर पे यह कह दिया, आर्टिकल 13(1) और 13(2) दोनों में यह कह दिया गया है कि कोई भी रूल, रूढ़ी या प्रथा, चाहे वो धार्मिक कानून क्यों ना हो जिसपे हम रूल होते हैं, चाहे सामाजिक क्यों ना हो कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम रूल होते हैं, जिसको मान्यता है कानून के रूप में, वो सारे कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में नहीं बनाए जाएंगे। और जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे, उसको जो है वो जो मैंने पहले बताया कि उसको जो है हमको छानना पड़ेगा, छाननी में डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटी, सेपरेबिलिटी, उसको जो है छानना पड़ेगा। अगर वो मौलिक अधिकार के पक्ष में है जितना भाग, उतना भाग लागू होगा, और जो मौलिक अधिकार के पक्ष में है नहीं है, वो वाइड हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वो कानून नहीं रहेगा, और उसको हटाना पड़ेगा, सरकार को हटाना पड़ेगा, देश की जनता को हटाना पड़ेगा। आज विवाद चल रहा है पूरे देश के अंदर में, अभी आप सुनते होंगे टीवी में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज धार्मिक कानून के ऊपर बहुत विवाद करता है। कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने धार्मिक विवाद के लिए चर्चा छेड़ा है, और उनका कहना मेरे हिसाब से जायज भी है कि जो धर्म में लिखा हुआ है वो किसी जाति विशेष, लिंग विशेष, या उम्र दराज, या उम्र विशेष, या स्थान विशेष के लोगों के साथ में जब अन्याय अत्याचार कर रहा है, तो ऐसे जो कानून है, ऐसे जो धार्मिक नियम है, उसको जो है हमें बदल देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, या फिर उसको उतने भाग को हटा देना चाहिए। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 13 का जो हमारा 3 कानून क्या है ये हमको बताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो ये इस बात को हर आदमी को, हर नेता को और जनता को समझने की जरूरत है। आर्टिकल 13 बहुत गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन होना चाहिए, तब जाकर के हम मौलिक अधिकार को समझ पाएंगे। मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच अगर किसी आर्टिकल को कहा जाए तो आर्टिकल 13 है। वही हमको बताता है कि देश में कौन कौन से कानून होंगे, कैसे कैसे लागू होंगे। एक तो ये हो गया आर्टिकल 13। अब मैं आता हूं आर्टिकल 14। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 14 ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है,
ये हमको बताता है विधि के समक्ष समता। और इसमें ये कहता है कि राज्य, जो देश की जो सरकार है, चाहे केंद्र का सरकार है, चाहे स्टेट का सरकार है, या कोई भी अथॉरिटी है, लोकल बॉडी से लेकर के ऊपर तक के, चाहे वो पंचायत हो, पंचायत से लेकर के ऊपर जितने भी अथॉरिटी है, वो सारे के सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये राज्य जो है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये दो बातें हैं इसमें। एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। कंट्रोवर्सी ज्यादा क्या होता है इसमें, वो कहते हैं कि समता का अधिकार। जो कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं वो लोगों का कहना है भाई समता का अधिकार सबको है। तो जब समता का अधिकार सबको है तो स्पेशल जो है बेनिफिट किसी को देने की क्या जरूरत है। ये तो हमारे समता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। खास करके ऐसा प्रश्न जो है किया जाता है और हम इस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, हमारे लोग नहीं दे पाते हैं। तो अगर वो आर्टिकल 14 को ठीक से समझते हैं और जो विवाद करते हैं, जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, वो भी ठीक से समझते हैं, तो या तो वो विवाद नहीं, कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करेंगे। और अगर वो कंट्रोवर्सी जानबूझ करके पैदा करते हैं तो देश की जनता इस बात को जानता रहेगा कि समता का अधिकार में क्या क्या बातें हैं, तो वो आराम से वो उनको जो है उसका उत्तर दे सकता है, जवाब दे सकता है, अपने बचाव कर सकता है। तो आइए मैं सबसे पहले ये बताता हूं कि विधि के समक्ष समता, ये विधि के समक्ष समता जो है, ये रूल ऑफ लॉ इसको कहते हैं। हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर होगा। एक साधारण व्यक्ति से लेकर के राष्ट्रपति तक कानून से सब बंधे हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। न तो व्यक्ति कानून से ऊपर है, न राज्य कानून से ऊपर है। राज्य को भी कानून से ऊपर नहीं कहा गया है। तो राज्य भी कानून से हट करके कोई भी नियम, कानून, विनियम, विधि, विधान कोई भी ऐसा बनाने का उसको हक नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट जो है इंग्लैंड से आया। एवी डाइसी नाम के महान संविधानविद थे इंग्लैंड में, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंग्लैंड में इजाद किया कि हर व्यक्ति जो है कानून के नजर में बराबर है और हर आदमी जो है कानून के नजर में बराबर है, तो उनको जो है समानता का अधिकार मिलेगा, समता का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये कहता है कि ये कानून के जो अलग अलग जो ये समता का अधिकार है, तो कानून जो है सबके लिए एक समान बनाना है, लेकिन अलग से और लिंक से हट करके जो फॉर्मल जो लॉ है, सामान्य लॉ है, उससे हट करके दूसरा कानून नहीं बनाया जा सकता। ये इसमें जो है रूल ऑफ लॉ या जो है विधि के समक्ष समता में कहा गया है, इसको नेगेटिव माना जाता है। और इसी को ही ध्यान में रख करके जो कंट्रोवर्सी पैदा करने वाले लोग जो है कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। असल चीज तो इसमें बाद में जो लिखा है, विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये समझने वाली बात है। विधियों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिका से इसको लिया गया कि हर लॉ हर इंसान के लिए एक जैसा लागू होना जरूरी नहीं है। हर लॉ हर इंसान के लिए एक जैसे लागू होना जरूरी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक घर में दो बच्चे हैं। एक बच्चा 5 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है, और हम दोनों बच्चों को एक बराबर डाइट देते हैं क्योंकि सबको समान देखना है। एक कहता है, कहने वाले कहते हैं सबको समान देखना है और दोनों को एक जैसे हम डाइट देंगे, भोजन देंगे, तो 5 साल के बच्चे को जितना डाइट की जरूरत है
हम 10 साल के बच्चे को भी उतना ही डाइट देंगे तो 10 साल के बच्चे का पेट नहीं भरेगा, उसके साथ में अन्याय हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम उसकी जरूरत को जांचेंगे और उसकी जरूरत को जांच करके उसके हिसाब से उसको भोजन प्रोवाइड करेंगे, डाइट प्रोवाइड करेंगे। यानी हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हजारों साल से ऐतिहासिक रूप से धार्मिक कानून के कारण पिछाड़ा गया, तोड़ा गया है, उनके साथ में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। आज वो रेस में बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत पीछे हैं, और जो आगे हो गए हैं उनके साथ में अगर उनको दौड़ाया जाए, जो हजारों साल से दौड़ रहे हैं, जो अभी अभी दौड़ना शुरू करेंगे संविधान लागू होने के बाद में, तो वो उनके मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो है एक जैसा कानून लागू हो ये जरूरी नहीं है, समान लोगों के लिए समान कानून, लेकिन जो लोग असमान हैं उनके लिए असमान कानून बनाने पड़ेंगे। उनकी आवश्यकता के अनुरूप उसको जांचा जाएगा, परखा जाएगा। इसी प्रकार से इसको जांचने का भी विधि बनाया जाए। भाई कैसे जांचेंगे, अब ये जांचेंगे 5 साल के बच्चा है और 10 साल के बच्चा है, दोनों को अलग अलग डाइट देना है, अलग अलग डाइट देना है, तो उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको जांचना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नियम लागू किया गया कि जो प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ नेचुरल, उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे कि रूल ऑफ नेचुरल, जो प्रकृति का नियम क्या कहता है, जो फॉर्मल नियम है उसके अलावा हट करके प्रकृति के नियम क्या कहता है, उसको हम देखते हुए ये कहेंगे कि भाई इसको इतनी ज्यादा जरूरत है। सिर्फ भोजन वाली में ही नहीं है, पूरे जो सिस्टम है उस सारे सिस्टम को हमको देखना पड़ेगा। भोजन तो हमने बराबर दे दिया, अलग अलग दे दिया, दोनों को बांट दिया, लेकिन आप जो है एजुकेशन में देख लीजिए, 5 साल के जो बच्चे हैं, वो जो पहली क्लास, दूसरी क्लास या 5वीं क्लास में जो बच्चे हैं, और जो 12वीं क्लास में जो बच्चे हैं, अब एक समान कानून क्या कहता है कि 5वीं क्लास के बच्चे और 12वीं क्लास के बच्चे को भी एक ही क्लास में बैठा दिया जाए और एक ही तरह की क्वेश्चन पेपर उसके लिए बनाया जाए, एक समान सबके लिए। अगर 5वीं क्लास के बच्चे को 12वीं क्लास के बच्चे के साथ में एक समान जो है पेपर, प्रश्न पेपर बनाया जाए, तो क्या 5वीं क्लास के बच्चे 12वीं क्लास के बच्चे से कंपटीशन कर पाएगा? 12वीं क्लास के बच्चे जो है वो आगे निकल जाएगा। फिर ये भी कहा जा सकता है कि 5वीं क्लास के बच्चे को 12वीं की पढ़ाई क्यों ना करा दिया जाए, ये भी एक कहा जा सकता है कि नहीं? तो अगर 5वीं क्लास के बच्चे को 12वीं के क्लास में बैठा दिया जाए, तो जो 12वीं क्लास के बच्चे का जो दिमाग विकसित हो गया है उम्र के हिसाब से, 5वीं क्लास के बच्चे उसके हिसाब से क्या अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समान तरह के लोग हैं, समान ओहदे के लोग हैं, उसके लिए समान कानून बनाया जाए, और असमान जो लोग हैं, जो रेस में पीछे चले गए हैं किसी कारणवश, उनके लिए असमान कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आर्टिकल 15 में आरक्षण का व्यवस्था किया गया। जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, फिर बाद में आर्थिक दृष्टि को भी जोड़ा गया, जो पिछड़ गए हैं उन समाजों को रेस में जो लाने के लिए, उनको मौलिक अधिकार समता तक पहुंचाने के लिए आर्टिकल 15 में आरक्षण की व्यवस्था किया गया। समता तक पहुंचाना है, यानी समता का मतलब ये है कि समता के लेवल पे हर व्यक्ति को लाना है, जो पिछड़ गए हैं उनको समता का लेवल तक लाना है, ना कि एक समान सबके लिए कानून बनाना है, ये आर्टिकल 15 कहता है। फिर आर्टिकल 16 में उनको जो है लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता के लिए कहा गया।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर ये दोनों आर्टिकल को हम ठीक ठीक समझेंगे तो जो आर्गू करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के विरोध में, उनसे हम जो है उनको जवाब दे सकते हैं। या जो आर्गू करते हैं वो भी इस बात को जानेगा, तो जानबूझ करके आर्गू नहीं करेगा। उनके अंदर में एक मानवतावादी विचार की स्थापना होगा, वो इस बात को समझेगा। तो इसलिए आर्टिकल 14 और 13 को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। तो बस मैं इतनी सी बात कह करके आप सबसे विदा लेता हूं। जय संविधान। जी, बहुत शुक्रिया श्यामलाल भार्गव जी। मैं राजेंद्र बंजारे जी से चाहूंगा कि वो भी जो भारत की जो मूल धुरी है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इस संदर्भ में काफी विस्तार से भार्गव साहब ने अपनी बात रखी है। भार्गव साहब हमारे साथ बने रहे। राजेंद्र बंजारे जी, आप भी इस पर जो जानकारी आपके पास है उस आधार पर आप भी इस पर थोड़ी विस्तार से प्रकाश डाल सकते हैं। जी सर। वाहेगुरु की सतनाम, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु फतेह। जय भीम। भार्गव जी तो हमें वैसे पूरे डिटेल में जानकारी दिया है। अब इनके सामने तो मैं कुछ नहीं जानता सर, फिर भी कुछ मूल चीजों को जानकारी देने की कोशिश करूंगा ऊपरी तरफ पे। ये तो भार्गव जी भी जानकारी दिए हैं कि ये हमारा संविधान का भाग 3 है जो 12 से 35 तक है, और 12 से 18 तक ये जो है 12 और 13 समानता का अधिकार है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 से लेकर के 18 तक जो है ये समान अधिकार है, जिसे हमें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स में एक तरह से मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। व्यक्ति के लिए एक आवश्यक है ताकि वह अपने शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। इन अधिकारों के अभाव में कोई भी देश जनतांत्रिक नहीं हो सकता। इसी कारण यह अधिकार भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। नागरिक अधिकार तथा मानव अधिकार वे अधिकार है जो किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण अस्तित्व हेतु आवश्यक है। ये जिसको हम मानव अधिकार कह सकते हैं, परंतु ये अधिकार संविधान के प्रदत्त तो रहता है, संविधान के प्रदत्त है। नागरिक अधिकार जिसे हम कहते हैं, जो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त होता है वो नागरिक अधिकार कहते हैं। सभी नागरिक अधिकार मानव अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि नागरिक अधिकार द्वारा एक प्रवृत्ति या लागू होता है। इसमें से जो 13 जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में से 13 है। इसमें ये अधिकार जो 12 जो परिभाषी है उनके एक परिभाषित के रूप में है, जिसमें भार्गव जी तो जानकारी दिए हैं। ये राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्य में प्रत्येक राज्य की विधानमंडल तथा भारत राज्य के क्षेत्र में भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन होता है। ये एक परिभाषित किया गया है कि हमें किस तरह से क्या है, इसके एक 12 में आ जाता है। और 13 जो होता है मुख्य रूप से एक मौलिक अधिकार जो है, जो मानव अधिकार और नागरिकता अधिकार है। ये अधिकार में से पहला जो है व्यक्तियों द्वारा उपयोग में है तथा राज्य के विरुद्ध दिए गए, ना कि व्यक्ति या निजी संगत के विरुद्ध हो। दूसरा है 13(2) है, ये अधिकार राज्य शक्तियों से नियंत्रण रखता है तथा राज्य को पूर्ण अधिकार बनाने से रोकता है। तीसरा है
यद्यपि व्यक्ति उनका प्रयोग करते हैं, परंतु ये बाध्य नहीं है कि उनके विरुद्ध युक्ति संगत निर्धन आरोपित किया जा सके। इसी तरह से एक छोटा सा भी और है, इसमें 13 का भाग 4 भी है। कुछ स्थिति राष्ट्र की सुरक्षा तथा प्रभुता विदेशी देशों में मैत्रिता के संबंध में है, और जो पिछड़े वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक उत्थान प्रयासों, अनुसूचित जाति जनजाति की रक्षा हेतु लोक व्यवस्था, नैतिकता और शांति निर्माण हेतु जनहित में अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। ये इनके 13 के मेन हैं। और हमारे मौलिक अधिकार को तो अलग अलग समानता का अधिकार है जो 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है 29 से 30 तक है। ये सब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में ही आएंगे। और ये 6वां जो है संपत्ति का अधिकार 31 पे है, और जो 7वां जो है 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इस तरह से है। तो हमें इसमें से एक समानता का अधिकार क्या है? समानता के अधिकार के लिए ये 14 नंबर अनुच्छेद है। ये राज्य के समक्ष समानता अथवा विधि के समान एक संरक्षक प्रदान करता है। और इसमें एक जानकारी भी दिया गया है कि ये ब्रिटिश संविधान के माध्यम से लिया गया है, एक नकारात्मक संविधान है ये। इस प्रकार के विधि का विधि शासन कहलाता है। प्रशासन विधि के अनुसार है, न कि व्यक्ति का इच्छा अनुसार चलता है। यह शासन की नियमित विधि की सर्वोच्च ऐच्छिक शक्तियों से स्थापित करता है। सरकार को भी विधि से बांध देता है। इसमें इनके भी कुछ 14 के भी कुछ भाग हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक आर्थिक रूप से दंडित नहीं होगा जब तक विधि का उल्लंघन ना करे। दूसरा है सामान्य न्यायालय में सामान्य रूप से उसका सिद्धांत होना चाहिए। तीसरा है सभी व्यक्ति बिना किसी विभेद के देश की सामान्य कानून तथा उनके बैलाज में एक शासित होंगे। और चौथा है संविधान देश की सामान्य कानूनों का परिणाम है। ये संविधान देश का सर्वोच्च कानून है तथा विधायिका द्वारा निर्मित सभी कानून संविधान के अनुच्छेद पर ही वैध होता है। इस तरह से ये संक्षिप्त में एक 14 का अधिकार है। 15 जो है ये भी संक्षिप्त में मैं जानकारी देना चाहूंगा। राज्य अपने नागरिकों के मध्य मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। दूसरा है नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचाने का अधिकार होगा, जैसे कि भोजनालय, सिनेमा घर, कुआं, मंदिर आदि में भी उन्हें मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जाएगा। यह अनुच्छेद छुआछूत के विरुद्ध एक मुख्य रूप से इसका प्रभावी उपयोग होता है, एक उपाय है। इसी तरह से अनुच्छेद 15 जो है ये उपबंध राज्यों को, ये 15 का तीसरा जो है वो राज्यों को, सभी राज्यों के स्त्रियों के बाल बच्चों के विशेष उपाय करने के लिए वो नहीं रोक सकता। जो भी उनके उन्नति के मार्ग है उसको नहीं रोका जा सकता है। ये 15 का 4 है। ये अनुच्छेद से उपबंध राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हेतु विशेष
उपाय करने से नहीं रोक सकता वो। इसी तरह से ये अनुच्छेद 16 जो है, जन समायोजन में इनका समानता का अधिकार है और सार्वजनिक पदों पर भी अवसर की समानता संबंध प्रावधान किया जाता है। तो ये अनुच्छेद की एक परिभाषित है। उसके बाद अनुच्छेद 16 का ए है, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की एक समानता है। अनुच्छेद 16 का 2 कहता है, राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्योग, जन्म स्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो नागरिक अपात्र होगा और न ही उसमें किसी प्रकार से विभेद किया जाएगा। इसी तरह से अनुच्छेद 16 का 4 है, राज्य सरकार अपने नागरिकों के सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण प्रदान है, जिनका राज्यों के अधीन सेवाओं का एक प्रतिपादन करता है, प्रतिनिधित्व रखता है इस तरह से। इसी तरह से उसका ख भी है, अनुच्छेद 16 का ए के अनुसार है, सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामला आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है, यदि राज्य या राज्य के अधीन सेवाओं पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो भी उनके लिए सुरक्षित रखने का एक प्रावधान है। अब इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम देना चाहता हूँ। जय भीम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजत बंजारे साहब। श्यामलाल भार्गव जी, हमारा तो समय वैसे नजदीक कंप्लीट हो चुका है, 9:30 बज गए हैं और मैं भी थोड़ी बाहर से चल के आया हूँ, तो मैं चाहूंगा कि लास्ट में एकदम सारांश में आज के इस एपिसोड पर अपनी बात रखें, उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। भार्गव सर। ये मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जी, क्योंकि मौलिक अधिकार के बिना कोई भी नागरिक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। जी, तो ये प्रश्न ये उठता है, आज की इस मौके पर मैं बताना चाहूंगा कि क्या कोई नागरिक या व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है? जो इतना बड़ा जो मौलिक अधिकार है, क्या कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है, वेव कर सकता है? नहीं कर सकता। अक्सर ये सुनने में आता है, कई जगह का केस में हम पेपर पत्रिका में पढ़ते हैं कि उसने कोई क्रिमिनल केस घटना घटी और जिसके साथ में अत्याचार हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है और उसके परिवार वाले लोग कंपनसेशन ले लिए, उस अपराधी से समझौता करके कंपनसेशन ले लिया। तो ये कहा जाता है कि उसने तो कंपनसेशन ले लिया, अब उसका अपराध माफ हो गया। ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केस में कोई आदमी चाह करके भी अपने मौलिक अधिकार को वेव नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। कंपनसेशन ले लिया, कंपनसेशन अलग मैटर है, मुद्दा है, लेकिन जिसने राज्य की जो विधि का अतिक्रमण किया है उस व्यक्ति के साथ उनको अपराध के लिए उसको सजा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं तो अपना मौलिक अधिकार छोड़ दिया, तो सारा जो है सिस्टम ही फेल हो जाएगा। जो हमने संविधान में बनाया वो सारा सिस्टम फेल हो सकता है। हमने संविधान के तहत जुडिशरी के लिए अदालतें बनाई,
अदालत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदालत में जाएंगे और लोग कहेंगे कि भाई हमारी बहू वो चाहती थी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए और वो अपने अधिकार को छोड़ना चाहती थी, हमने थोड़ा माचिस और थोड़ा केरोसिन तेल लाने में उसका मदद कर दिया और वो अपना जो है अधिकार को छोड़ दी, जीवन के अधिकार को, और वो मर गई। दहेज हत्या जैसे मामला पर कोई केस नहीं होगा, हजारों बहुएं मारी जाएंगी। इसी प्रकार से कोई जो कहे कि मैं तो अपने मौलिक अधिकार को छोड़ दिया, हमको स्वतंत्रता अधिकार नहीं चाहिए, समता का अधिकार नहीं चाहिए, हमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं चाहिए, तो सरकार खुद लिखवा लेगा कि ये आदमी को तो मौलिक अधिकार नहीं चाहिए। और जब इसको मौलिक अधिकार ही नहीं चाहिए तो इसको देने की क्या जरूरत है? ये पॉइंटेड है। और अदालत भी हमारे मौलिक अधिकारों के सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। आर्टिकल 32 के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रीट लगाते हैं। 5 प्रकार के रीट हमको लगाने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 32 के तहत। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में हम जो है आर्टिकल 226 के तहत रीट लगाते हैं अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। उसमें भी 5 तरह के हमको अधिकार मिले हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण से लेकर के ये सारे रीट लगाए जाते हैं। अगर लोग कह दें कि भाई हमको तो मौलिक अधिकार ही नहीं चाहिए, तो फिर अदालत की क्या जरूरत है? ये केस आया था, बहुत पहले एक केस आया था, किसी मद्रास का मामला था और वो कोई इनकम टैक्स का मामला था और उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये जो है कि अपने अधिकार को छोड़ दिया है। ये बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं बताना नहीं चाहूंगा, बाद में बताऊंगा मैं इसको किसी दिन और। तो इस पर जो है 5 जजों का बेंच बैठा था मौलिक अधिकार के संबंध में। चीफ जस्टिस एस.आर. दास, इन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार 14 जो समता का अधिकार है, ये कमांड है संविधान का, ये आर्डर है संविधान के, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को चाह करके भी नहीं छोड़ सकता है, खास करके क्रिमिनल केसेस में। जी जस्टिस सुब्बा राव और एस.आर. दास, जस्टिस एस.आर. दास और जीवन लाल कपूर, इन्होंने भी इस बात को एग्री किया और उन्होंने अपना एक अलग से रीजन दिया, एक कॉन्क्रेंट ओपिनियन दिया। उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा, अगर लोगों को अपने मौलिक अधिकार छोड़ने का अधिकार दे दिया, इसका नतीजा ये होगा कि अदालतों की शक्तियों और पावर और उनका रोल समाप्त हो जाएगा। ये 5 जजेस के बेंच ने इस बात को कहा। लोग आर्टिकल 32 के तहत जाते हैं, 226 के तहत जाते हैं, वो उसका कोई जरूरत ही नहीं होगा। तो इसलिए मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, ये कमांड है। और मौलिक अधिकार को देश की जनता को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने समझने की जरूरत है, चिंतन मनन करने की जरूरत है। और जो भी कंट्रोवर्सी है, अगर मौलिक अधिकार को हम ठीक ठीक समझेंगे और देश की जनता को समझा पाएंगे, तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है पुरानी कानून को लेकर के, रूढ़ी और प्रथा को लेकर के, वो कंट्रोवर्सी होगा नहीं। और जो जो अनवैलिड है वो अपने आप देश की जनता सरकारों से कह करके उसको हटवा सकता है। तो इतनी बात कह करके मैं देश की जनता को आज के इस महत्वपूर्ण जो
संविधान के ऊपर में चर्चा हुआ। आर्टिकल 13, 14, 15, 16 इसको यहीं पर खत्म करते हुए एक बार पुनः जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया शापनल भार्गव साहब, राजेंद्र बंजारे साहब। जैसा कि हमारे दर्शकों से गुजारिश है कि ऐसे संविधान के महत्वपूर्ण विषय पर जो हम विस्तार से एपिसोड और चर्चा कर रहे हैं, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर कराएं। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। आप सब लोगों से विदा लेते हैं। फिर से हम संविधान के अगली एपिसोड में मिलेंगे। तब तक वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार बने रहें और आप सब लोगों से जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।